Hello and good evening, all of you. Welcome to Olive Board SSC platform, and this is Ashima Shukla. In this session, we are going to talk about general awareness. आप लोगों को पता है ये सेशन किस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं. तो जनरल अवेयरनेस का अभी हमारा टॉप 100 के सीरीज चल रहे हैं एंड करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉपिक विच वी हैव बीन गोइंग थ्रू. पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय संविधान के देखे थे. अब उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं. इस चीज़ का ध्यान रखें, ये सेशन जो है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, ये सेशन रोज रात 9 बजे कंडक्ट होता है फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. सोमवार से शनिवार इसे कंडक्ट करते हैं, जिसमें मंडे हमेशा हमारा प्राइम टाइम सेशन रहता है. प्राइम टाइम सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट जो वीक के करंट अफेयर्स रहे हैं पिछले वीक के, वो सारे हम लोग एक बार रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं. नाउ ये सेशन किन एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल है? सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स, चाहे आप एसएससी के हैं, आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर कोई भी डिफेंस एग्जाम दे रहे हैं. डिफेंस एग्जाम बीइंग CAPF का एग्जाम या CDS का एग्जाम, इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन इक्वली हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये सारे वन डे एग्जाम्स के जनरल अवेयरनेस को कवर करता है. अभी हमारा टॉप 100 सीरीज भारतीय संविधान का है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, उसमें इनमें से किसका प्रावधान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो भारतीय संविधान के कौन सा चीज सेकंड शेड्यूल में नहीं? देखो, प्रेसिडेंट के बारे में सारा लिखा हुआ है. हाउ जो स्पीकर है, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि हमारा लोअर हाउस, उनके बारे में है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है. लेकिन जो यूपीएससी के चेयरपर्सन है, उनके लिए कंप्लीटली डिफरेंट आर्टिकल है, उसमें इनके रिलेटेड कुछ भी सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ नहीं है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. जिन्होंने ऑप्शन डी चूज किया है, बिल्कुल सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का 7th शेड्यूल. ना 7वीं अनुसूची के अंदर मेजरली कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 246 जो है, ये 7th शेड्यूल के अंदर आता है. तो आर्टिकल नंबर अगर हम लोग देखें, दैट विल बी 246. इसके अंदर क्या चीज सही से मेंशन है? इसके अंदर जो यूनियन और स्टेट का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यूनियन के पास कितनी पावर रहेगी, किन किन चीजों को लेके रहेगी, वहीं स्टेट के पास किन किन चीजों को पावर लेकर रहेगी, वो सारी चीजें आर्टिकल 246 या 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन्ड है. तो दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर ऑप्शन सी, परफेक्टली राइट. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू. भारत में न्यायिक समीक्षा का अवधारणा को किसके संविधान से अपनाया गया है? आप लोगों को पता है, जैसे हमने पिछले सेशन में ही डिस्कस किया, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफी सारे अलग अलग सोर्सेस से उनका बेस्ट निकाल करके फॉर्म किया गया है. तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से देश से आया है? तो क्विकली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है. दो मेजर क्वेश्चन आते हैं यूएसए से, जो हमने बोरो किया है, उससे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं. एक आता है जुडिशियल रिव्यू का, और एक आता है इम्पीचमेंट का. इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे लिया जा सकता है, वो सब हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है. तो दो चीजें हैं जो हमारे यूएसए से हैं, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में. Next, the idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of what? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किसके संविधान से लिया गया? यानी इनमें से कौन सा देश है जहां पे प्रियम्बल था, और वहीं से हम लोगों ने अपना प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट भी बनाया. प्रियम्बल बेसिकली क्या है हमारा? इट इज अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन. इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का एक जिस्ट है, जिसको अभी रिसेंट जो अभी जिनसे कोर्ट प्रोसीडिंग हुई थी, उसमें बोला भी गया है कि इसके अंदर चेंजेस अब और नहीं किए जा सकते हैं. तो प्रियम्बल जो है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना वो सिर्फ एक बार अमेंड की गई है, दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नाउ ये आइडिया हमने बोरो कहाँ से किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया है। प्रियम्बल का आपके साथ जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि आपको करेक्ट ऑर्डर बताना होता है ऑफ द टर्म्स विच हैव बीन यूज्ड। सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिकन, इंटेग्रिटी, ये सारे टर्म्स जो है इनका करेक्ट ऑर्डर का भी क्वेश्चन आता है आपके पास। और स्टार्ट जो होता है प्रियम्बल वो किन वर्ड्स से होता है वो भी पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि आपका ये अमेंड कब हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, भारतीय संविधान किसका प्रावधान करता है, किस तरीके की सिटीजनशिप है, सिंगल, डबल, कोई सिटीजनशिप का मेंशन नहीं है, या बहुत सारी सिटीजनशिप देता है। तो भारतीय संविधान जो है ये मल्टीपल सिटीजनशिप नहीं देता है, सिंगल है, एक ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है और वो है इंडियन सिटीजनशिप। यानी आपके पास दो देशों का सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, अगर दूसरे देश का है तो इंडिया सिटीजनशिप नहीं देगा। The concept of a union of states in the Indian Constitution has been derived from भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का अवधारणा कहाँ से लिया, यानी कि जो भारत है वो अलग अलग स्टेट्स का एक यूनियन है, एक साथ है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया ने कौन से देश के संविधान से बोरो किया है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट के थ्रू लिया गया है, जिसमें मेंशन है कि जो जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे मिलकर के एक ही कॉज की तरह, एक ही स्टेट की तरह एक्ट करने वाले हैं। There were originally how many articles in the Constitution of India? जब संविधान बना ही बना था उस समय पर कितने आर्टिकल्स थे? तो ये तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन हो गया, तो आई बिलीव यू ऑल कैन आंसर वेरी क्विकली। इसका आंसर होगा 395। जब बना ही बना था तब 395 आर्टिकल्स थे, और अब कितने हो गए, 395 से बढ़ करके 448 आर्टिकल्स हो गए हैं। यू वुड ऑल्सो नो कि आर्टिकल्स के ऊपर एक कैप है कि एक सर्टेन लिमिट है, उससे ऊपर आर्टिकल्स बढ़ाए नहीं जा सकते। इसीलिए आपने कई बार आर्टिकल्स में देखा होगा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उनको, ए बी सी डी ई एफ, ए बी बी, ऐसे पार्ट्स बन सकते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक सर्टेन कैप्ड लिमिट है एज पर द ड्राफ्ट विच वाज फॉर्म, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषता किसके संविधान से प्रेरित है? जो हमारा फेडरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संघीय व्यवस्था, वो भारतीय संविधान ने इनमें से किस देश के संविधान से अपनाया है? तो ये फेडरल सिस्टम जो है ये बोरोड है कनाडा से। अब यहाँ पे आपने देख लिया, अभी हमने दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं फ्रॉम द बोरोइंग सेक्शन। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान को कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है। पूरा आपको टेबल मिल जाएगा, या फिर आपको जो पीडीएफ शेयर किया जाएगा उसमें आई विल ऑल्सो एड द बोरोइंग पूरा टेबल। पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से बोरो की गई है भारतीय संविधान के अंदर। टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मेनी टोटल स्केड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ना यहाँ पे आपसे दोनों पूछे जाते हैं, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स थे और करंट में कितने हैं, बोथ विल बी आस्क्ड। तो अगर ओल्ड का पूछेंगे तो इट विल हैव अ टोटल ऑफ 8, टोटल 8 स्केड्यूल थे जब संविधान बना था, और अब कितने हैं, अब ये 12 पे पहुंच गए हैं। 9th स्केड्यूल जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट में ही ऐड कर दिया गया था। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय हुम, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है ये किसके द्वारा दी गई है, ये हमने कहाँ से ली है? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप लोगों को बताया भी है पहले, और आप लोगों को पता भी होगा, जो भारतीय संविधान है इसमें 3 लिस्ट है। एक है यूनियन की लिस्ट, यूनियन की लिस्ट यानी कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे केंद्र का कंट्रोल रहने वाला है, उसमें स्टेट का इंटरवेंशन नहीं हो सकता। दूसरी है स्टेट लिस्ट,
लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है कि स्टेट का कंप्लीट ओवरलुक है, वो सब देखेंगे, उस चीज से रिलेटेड सारे जो भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ स्टेट ही बनाएगा। और तीसरा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट अगर हम लोग वेन डायग्राम में देखें तो इस तरीके से होता है, ये है हमारा यूनियन का, ये है स्टेट का, और ये है कॉन्करेंट, यानी इसमें थोड़ा बहुत यूनियन का भी कंट्रोल है, स्टेट का भी कंट्रोल है, दोनों मिलकर के इसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया? जिन लोगों ने ऑप्शन बी ऑप्ट किया, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया से इसको बोरो किया गया है। To give constitutional protection, state land reforms laws have been included in which of the following schedule? संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए राज्य भूमि सुधार कानूनों को इनमें से किस अनुसूची या स्केड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है? Which schedule is about land reform laws? तो लैंड रिफॉर्म्स जो है ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट आ गया था, यानी सबसे पहला 9th शेड्यूल जब ऐड किया गया, उसी के अंदर स्टेट लैंड रिफॉर्म के लॉज ऐड कर दिए गए थे। भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान की एक निश्चित विशेषता ली है, मतलब हर संविधान से, हर देश के संविधान से जो उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उनको हम लोगों ने बोरो किया है। विच कंट्री हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? अब यहाँ पे आपने देख लिया कितने हो गए, 30, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है हमारा जो हमने बोरोइंग से लिया है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के निर्माण का योगदान, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों ने लिया कहाँ से है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी कैसे रीड किया जाता है कि कोई भी नया लॉ बने, कोई भी अमेंडमेंट हो किसी करंट लॉ में, वो सब डीपीएसपी के साथ पढ़े जाते हैं। अगर कोई भी ऐसा लॉ होता है जो इसको ओवरलुक कर रहा है, इसके साथ इसके प्रिंसिपल्स से मैच नहीं हो रहा है, तो वो तुरंत चेंज किया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जितने भी लॉज बने, ये लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, सबका काम है कि ये देखें कि सारे जो भी नए लॉज आ रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, वो डीपीएसपी के साथ अलाइन होने ही चाहिए। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन 10th शेड्यूल, जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू व्हाट? तो जो 10th शेड्यूल है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट है। अब आप कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इसे ऐड किया गया था कि कोई भी एमपी या एमएलए, सेंटर में एमपीज और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए एमएलएज, वो एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ऐसे ही तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ये कब ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट था 1985 में। जब 52nd अमेंडमेंट आया, तब उसके अंदर इसे ऐड किया गया था। फिर इसे वापस, मतलब इसे 1985 में इसे पास किया गया पार्लियामेंट पर, 2002 के बाद इसे वापस रीइंफोर्स कर दिया गया। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि कोई भी एमपी या एमएलए एक पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी तुरंत ज्वाइन नहीं कर सकता है, तो इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस इज प्रोवाइडेड इन विच शेड्यूल? सरकार को कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्सेस एंड फीस, ये दिया गया है 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची के अंदर मेंशन्ड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली है? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर, या ये कहे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहां से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट? मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट अलग अलग होते हैं। तो स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट? इनमें से कौन सा है जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है? Just give me a second. Just give me 1 second. Okay. तो
किसके अंदर आता है? स्टेट लिस्ट। नाउ स्टेट लिस्ट जो है, मैंने आप लोगों को गवर्नेंस बताया है कि जो एरियाज सिर्फ और सिर्फ स्टेट के द्वारा गवर्न होंगे वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, और जो स्टेट पुलिस है वो सारी स्टेट के अंडर ही आती है। ऑल ऑफ द प्रोविजंस जो स्टेट पुलिस को रेगुलेशंस जाएंगे वो सारे स्टेट पुलिस के द्वारा ही देखे जाते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का लिखित संविधान की जो परंपरा है, ये इनमें से किस देश से शुरू हुई जहां से हमने भी इंस्पायर होके सोचा कि हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखेंगे? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन है जिन्होंने सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ब्रिटेन में भी रॉयल सील या रॉयल क्राउन चलता था। अमेरिकन हैं जिन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट शुरू किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। Which of the following characteristics is common between federal system of India and America? भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? दोनों के अंदर ये चीज कॉमन है। सिंगल सिटीजनशिप, 3 लिस्ट, ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, या फेडरल सुप्रीम कोर्ट जो संविधान को रीड करेगा। तो जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी के अंडर नहीं आता है, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, इंडिविजुअल है, और जो संविधान को रीड करने का काम है, इंटरप्रिटेशन का काम है, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट का रहने वाला है। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए। बेसिकली जुडिशियरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिए हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। तो अगर ऑप्शन में जुडिशियल रिव्यू होता तो वो भी सही होता। अगर आपको ऑप्शन में इम्पीचमेंट का ऑप्शन दिखता तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमारे कॉमन है। वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन जो है वो भी हम लोगों ने यहीं से लिया, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी तो दोनों में आपको देखना पड़ेगा, ये जो भी चीजें हमने बोरो करी है वो कॉमन है। बाय विच नेम और नेम्स द कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में हमारे देश का नाम क्या रखा गया है? संविधान में जब मेंशन करते हैं तो भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, जो लाइन है दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, दोनों नामों से मेंशन है। देयरफॉर दिस विल बी द राइट आंसर। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा डिबेट उठा था जब भारत के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में, मतलब जहां पे भी वो जा रहे थे, उन्होंने भारत लिखवाना शुरू किया, भारत मेंशन करना शुरू किया, तो पीपल वर सेइंग कि मे बी द नेम ऑफ द कंट्री इज चेंजिंग। नो, इट इज नॉट चेंजिंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स कि इंडिया एंड भारत बोथ आर द नेम्स ऑफ द सेम नेशन। देयरफॉर नाम चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका यूजेज बढ़ाया प्राइम मिनिस्टर जी ने। ही जस्ट made it more popular in the name Bharat, and there is nothing wrong in that because Constitution of India states both the names of our country. In the context of preamble, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? As I told you, ये आपसे पूछा जाता है कि किस ऑर्डर में preamble के अंदर ये terms mentioned हैं, किस ऑर्डर में है? The order is इंडिया सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये करेक्ट ऑर्डर है। द करेक्ट ऑर्डर हैज टू बी रिमेम्बर्ड बाय यू, क्योंकि ये आपसे मतलब अबाउट 2 से 3 बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, इनमें से कौन सा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो सेक्युलर कहाँ पे मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट या 9th स्केड्यूल या डीपीएसपी में नहीं है, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। ये जो सेक्युलर वर्ड है अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ। Next, which of the following words was not included in the preamble? 1975 तक, 1975 में जब ये संविधान preamble जो है या प्रस्तावना है, इसको जब अमेंड किया गया उस समय पर इनमें से कौन सा वर्ड इंक्लूड नहीं था प्रियम्बल में? 1975 तक इनमें से कौन सा वर्ड था जो प्रियम्बल में नहीं था? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया प्रस्तावना या प्रियम्बल
ओनली वन टाइम एडिट की गई है, उसके बाद कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया कि इसको अमेंड कोई नहीं कर सकता है, कैसे भी नहीं कर सकता। एक बार अमेंड कब हुआ है? 1976 में इसको अमेंड किया गया था, इन द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, उस टाइम पे 3 वर्ड ऐड किए गए, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन, इक्वालिटी, ये पहले से ही थे, इंटेग्रिटी नहीं था। इंटेग्रिटी, इसके अलावा सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 3 वर्ड है जो 1976 में जब प्रियम्बल अमेंड किया गया उस दौरान चेंज किया गया। The term socialist was brought into the preamble by which amendment? इनमें से कौन से अमेंडमेंट में आया? आपको अभी पिछले ही स्लाइड में बताया है, 3 वर्ड थे, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, और ये ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट में। तो जिन्होंने ऑप्शन बी ऑप्ट किया बिल्कुल सही। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इट इज द पीपल हु आर फाइनल अथॉरिटी, पहला ऑप्शन कहता है कि लोग हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं। दूसरा है कि कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है गवर्नेंस का। तीसरा कहता है कि कोई हेरिडिटरी रूल्स नहीं है। और चौथा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत एक गणतंत्र, इंडिया इज रिपब्लिक मीन्स कि कोई हेरिडिटरी रूल्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि एक राजा है और उनके बच्चे 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 रूल करते जाएंगे, या एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसी के जो लीडर है उन्हीं के बच्चे बच्चे रूल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो हेरिडिटरी रूल्स, people decide who they want to be governed with via elections. Which part of Indian Constitution has been described as the soul? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? It has been called as the soul of the Constitution of India. कौन सा पार्ट है जिसे भारतीय संविधान की आत्मा या सोल कहा जाता है? ऑल राइट, नाउ भारतीय संविधान का अगर हम लोग पार्ट देखें तो वो है द प्रियम्बल। द प्रियम्बल, अब यहाँ पे काफी बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि आप लोगों ने कई जगह पे ये भी पढ़ा है कि आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द सोल, राइट? आर्टिकल 32 विच गिव्स द राइट टू अमेंड, बट एक्चुअली जो कोर है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भारतीय संविधान का पूरा एक जिस्ट है, वो है प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इज नोन एज द सोल, बट डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अगर आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने किसको बोला हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल बी आर अंबेडकर जी ने किसको बोला? दैट विल बी आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, which part of the following cases, in which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of basic structure? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रस्तावना या प्रियम्बल को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है? तो कौन से डिसीजन के अंदर उन्होंने ये बोला था? केशवनंदा भारती केस के अंदर उन्होंने कहा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विच कैन नॉट बी अमेंडेड। आर्टिकल 1, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, एक है, ये भारत को किस तरीके के स्टेट या किस तरीके से डिफाइन करता है? फेडरल, क्वासी फेडरल, यूनिटरी या यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो आर्टिकल 1 जो है, इट डिफाइंस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी जितने भी राज्य हैं उन सबको मिला करके ये राज्य बना है, ये देश बना है। इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? किस संवैधानिक प्रावधान के तहत एक नया राज्य बनाने की शक्ति है भारतीय पार्लियामेंट के पास? तो न्यू स्टेट फॉर्मेशन किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत ही कोई भी मतलब जो चेंजेस लाए जा सकते हैं कोई नया स्टेट फॉर्म करने के लिए, और क्या फॉलो करना पड़ेगा वो सारा आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, इंडिया की बॉर्डर तक चेंज करने के लिए लिखा हुआ है। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता है? व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड यदि कोई भी संवैधानिक अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन करना है नया राज्य बनाने के लिए? तो इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी।
कोई भी नया राज्य बनाना है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी कि 50% से जस्ट अबव मेजोरिटी है तो नया स्टेट फॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इनसाइड द कंट्री चेंज कर रहे हैं। देर इज नो चेंज ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय चेंज अगर हो रहा है तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन स्टेट अगर नया फॉर्म करना है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। In Indian Constitution, the idea of a union of states in the Indian Constitution has been derived from what? भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलियन से। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का आइडिया लिया है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 जो है वो संसद को किसके लिए अधिकृत नहीं करता है? स्टेट का एरिया बढ़ाने का परमिशन है? एरिया कम करने का परमिशन है। बाउंड्री ऑफ द स्टेट, स्टेट की बाउंड्री चेंज करना का है। लेकिन भारत का कोई भी हिस्सा, कोई भी राज्य किसी फॉरेन कंट्री बाहर या दूसरे देश को देने का नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन दैट द बॉर्डर ऑफ इंडिया, international border of India be changed to be given to some other country. The citizenship provided by Constitution of India is भारतीय संविधान सिंगल सिटीजनशिप देता है, ये हम देख चुके हैं। In which list Indian Constitution is the citizenship included? भारतीय संविधान की किस सूची में नागरिकता शामिल है? आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे 3 तरह की लिस्ट है, और जो सिटीजनशिप है, नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ये केंद्र संभालता है, राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिटीजनशिप इज इन यूनियन लिस्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अभी कुछ टाइम पहले हाल ही में पास किया गया था। कब किया गया था? ये पास किया गया था कोविड से जस्ट 1 साल पहले, 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के द्वारा पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? विच इज नॉट मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ 8th शेड्यूल के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? देयर आर टोटल ऑफ 22 लैंग्वेजेस, टोटल 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, और उसमें राजस्थानी इंक्लूडेड नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषा तो यही हो गई। 2 नई भाषाएं हैं, इंग्लिश और राजस्थानी, जिनमें ये दिया जाता है, और यहीं से ये क्वेश्चन बना है। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहीं से बना है कि कौन सा भाषा नहीं है, क्योंकि अगर ये 22 भाषाओं में होता तो राजस्थानी को अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता। इंग्लिश होगा ऑप्शन में, तो इंग्लिश विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? कौन सा अनुच्छेद केंद्र स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली से प्रभावित है? तो which of the following article deals with the parliamentary system of India? पार्लियामेंट्री सिस्टम 74 और 75 आर्टिकल में, 74 और 75 आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा सेंटर में। उसके लिए यहीं पे अगर आपसे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर की जगह स्टेट के लिए पूछ लेते हैं कि राज्य का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो है अनुच्छेद 163 एंड 164 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली का मुख्य विशेषता है? वन ऑफ द मेन फीचर्स है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोई उससे लेना देना नहीं है। बाय कैमरल पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल पॉलिसीज, या पावर सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर में। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक टाइप है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई लेना देना नहीं है। बाय कैमरलिज्म इज अगेन अ चॉइस, लेकिन जो भी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स हैं वो जिम्मेदार है किस तरीके के पॉलिसीज और एक्ट बनाना है, क्योंकि उनको देशवासियों ने चुना है, तो वो देशवासियों के हित में ही डिसीजन ले। दिस इज द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषदों के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट इज मेड? कौन से वाले आर्टिकल्स के तहत है? तो कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना या उसको समाप्त करने का आर्टिकल 169 के अंदर मेंशन किया हुआ है। Which of the following is correct about the heading of Article 162? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर्टिकल 162 पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर बताता है, गवर्नर के ऑफिस के कंडीशंस बताता है, गवर्नर का जो टर्म है वो बताता है, या एग्जीक्यूटिव पावर जो है उसके एक्सटेंशन के बारे में है। तो यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है उसके बारे में ये बताता है। Which of the following schedules contains provisions regarding anti-defection? इनमें से कौन से अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची है जिसके अंदर ये मेंशन्ड है। सेकंड शेड्यूल के अंदर यूजुअली सारे सैलरी हैं, ये हमने अभी कुछ देर पहले देखा था जब हम कुछ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन सब का देख रहे थे। फिफ्थ शेड्यूल के अंदर इट इज बेसिकली अबाउट द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, स्केड्यूल्ड एरियाज, इन सब के बारे में है। एट्थ शेड्यूल 8वीं अनुसूची अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, जो लैंग्वेजेस हैं 22, वो लैंग्वेजेस इसमें मेंशन्ड है। The provisions of fifth schedule and sixth schedule are made in order to what? भारतीय संविधान में जो 5वीं अनुसूची है और 6ठी अनुसूची है ये दोनों किसके लिए बनाई गई है? दोनों अनुसूची फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था, तो फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम में ही है। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्टेन एरिया वाइज भी इसमें प्रोविजंस हैं और जनरल भी हैं, इसीलिए दो अलग अलग अनुसूची इसमें है। Which of the following is not enshrined in the third schedule? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निहित नहीं है? Which of the following is not mentioned in the third schedule of the Constitution of India? तो थर्ड के अंदर मिनिस्टर्स का जो यूनियन मिनिस्टर का ओथ है, चीफ जस्टिस का ओथ है, एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ओथ है, लेकिन प्रेसिडेंट का ओथ जो है ये थर्ड स्केड्यूल के अंदर मेंशन्ड नहीं है। Which of the following pairs is not correctly matched? अनुसूची और विषय के बारे में कौन सा सही मैच नहीं है? थर्ड स्केड्यूल ओथ्स एंड एफर्मेशंस, ये तो हमने अभी अभी देखा है, तो ये वाला तो डेफिनेटली सही ही है। इसके बाद आता है 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ भी थोड़ी देर पहले देखा, बिल्कुल सही है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज बिल्कुल सही है, अभी थोड़ी देर पहले 2 बार हम देख चुके हैं। 9th शेड्यूल इज टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, नहीं। 9th शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना, और जो एलोकेशन है ये 4th शेड्यूल में है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो एलोकेशन है ये 4th शेड्यूल में है। यहीं पे हमारा आज का सेशन वाइंड अप होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। इस क्लास की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल आशिमा_शुक्ला पे अवेलेबल हो जाएगी। सेशन का टाइम रोज रात 9 बजे होता है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल for more timely updates. See you in the next session with another topic and another segment. Till then, all the best for your preparations, all of you. Take care and good night.